अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज से हम क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगा। आपकी स्क्रीन पे आपको चैप्टर नंबर 1 का नाम नज़र आ रहा है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको मेरे चैनल के ऊपर 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मैथ सॉल्व मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको जैसे ही जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वैसे ही आपको मिलती जाएगी, और वैसे वैसे ही आप जो उससे सीखते जाएं और मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन। पहले करते हैं हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इस चैप्टर का नाम है। ये जो मैंने लिखा हुआ ऊपर, आप अपनी बुक के पेज नंबर 3 पे जाएँ तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि कॉन्सेप्ट और आइडिया जो था मैट्रिसेस का वो क्या था, यानी इसके इंट्रोडक्शन की बात करने जा रहे हैं हम। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट और आइडिया जो था, मैट्रिसेस जो थे ये आए कहाँ से, मतलब ये इसके पीछे क्या रीज़न क्या थी, वजह क्या थी। तो एक बंदा था, उसका नाम था आर्थर क्ले, जो कि एक इंग्लिश रियाजीदान था, एक अंग्रेज़ मैथमेटिशियन था। तो उसने ये एक कंसेप्ट दिया था जो हमें मैट्रिसेस के नाम से जाना जाता है। 19वीं सदी के अंदर इस बंदे ने थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स पेश की थी, जिसके अंदर इसका ये वाला मैट्रिसेस का कंसेप्ट आया था। 1858 इसका ईयर था जिसके अंदर ये प्रेजेंट हुआ था। ये तो हमारे पास आ गया इसका इंट्रोडक्शन कि इसको प्रेजेंट किस बंदे ने किया, किस बंदे ने थ्योरी पेश की। तो मैंने बता दिया आपको कि वो आर्थर क्ले नाम का एक बंदा था, तो उसने ये थ्योरी पेश की थी। अब हम इसकी अगली स्लाइड पर देखते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं, आया कि इसके हमारी लाइफ के अंदर क्या यूजेस है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। इसको हम ऐसे तो नहीं पढ़ी जा रहे। इसके हमारे पास जो यूजेस थे वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। ये मैंने लिखा हुआ जो कि रियाजी के अंदर फिज़िक्स को कहते हैं तिब्बियात, स्टैटिस्टिक्स को कहते हैं शुमारियात, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे पास ये बिजली से चलने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी आलात हैं, ठीक है, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड कहा जाता है। तो उसके अंदर इसका जो मैट्रिसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और कंप्यूटर साइंस के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, जो बड़ी क्लासेस के अंदर हम जाके पढ़ते हैं। कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं एफएससी के बाद जो यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अरे के अंदर अरे की फॉर्म में डाटा जो पड़ा होता है, ठीक है, 1D 2D 3D अरे, तो उसके अंदर ये मैट्रिसेस जो है वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो इसका इस्तेमाल वहाँ पे होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। मैट्रिक्स आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये देखें मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि कहता है कि एक रेक्टेंगुलर अरे जो है सच एज, जो कि हमारे पास 0 1 2 3 4 7, ये एक रेक्टेंगुलर अरे है। रेक्टेंगल का मतलब होता है रेक्टेंगुलर अरे, यहाँ पे अरे ये है, ये अरे का मतलब है कि उसकी फॉर्मेशन, यानी कि वो जो हमारे पास डाटा तरतीब दिया गया, ये है, ये वाला जो डाटा 0 1 2 3 4 7, ये हमारे पास उसकी फॉर्मेशन है। ये डाटा को हमने यहाँ पे तरतीब दिया हुआ है, अरेंज करना, तरतीब देना। अरे का यहाँ पे उसने स्मॉल लेटर, स्मॉल जो है वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो अब इसको कहता है कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे है, इसको हम क्या कर देते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर जब बंद कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारे पास मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया है, डाटे को तरतीब दे दिया, अरेंज कर दिया इसके अंदर, तो ये हमारे पास बन गया सर, एक मैट्रिक्स बन गया। अब हम देखते हैं इस मैट्रिक्स की एक एग्जांपल जो आपकी स्क्रीन पे आपको अभी नज़र आ रही है। आप देखें, ये देखें जी, आपको मैट्रिक्स की एक एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट की गई है। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू दिस 0 1 2 3 4 7। तो ये एक मैट्रिक्स की एग्जांपल है। मैंने क्या किया, इस अरे की फॉर्म में जो डाटा पड़ा था इसको मैंने इसके अंदर बंद कर दिया, इस ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने बंद किया, और इसको मैंने कैपिटल लेटर से लिख दिया। जैसे ए है यहाँ पे मेरे पास कैपिटल लेटर, और आपने ये बात याद रखनी है, जब भी आपने मैट्रिक्स को लिखना है तो आपने उसको कैपिटल लेटर से ही लिखना है। ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। ये इसका रूल है। आपकी बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर ही या 4 के ऊपर आपका ये वाला डाटा वहाँ पर सारा लिखा होगा कि मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी एग्जांपल,
उसको फिर लिखते कैसे, एग्जांपल के जो नाम होता है उसको उसको स्मॉल लेटर से बिल्कुल भी नहीं लिखना आपने, ABCZ तक जो भी लेटर आए आपने लिखना, बड़ा लेटर आपने यूज़ करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं हम। जी, अब हम देखते हैं, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि उसका इंट्रोडक्शन क्या था, मैट्रिक्स क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देख लिया कि जी मैट्रिक्स को हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। ये तो हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर जो डाटा है वो पड़ा हुआ जो डाटा, उनको हम क्या कहते हैं, उसका भी तो कोई नाम होगा। तो हम कहते हैं सर जो उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो डाटा हम कहते हैं रो और कॉलम की फॉर्म में डाटा पड़ा होता है, रो और कॉलम की शक्ल में पड़ा होता है। जैसे कि हमारे पास पहला पढ़ते हैं डेफिनेशन कि इसके अंदर रोज़ क्या है और कॉलम्स क्या हैं इसके अंदर। तो रोज़ क्या होंगी यहाँ पे, रोज़ हम कहते हैं वो डाटा होगा जो हॉरिजॉन्टल वे में पड़ा होगा, जो हॉरिजॉन्टल वे में पड़ा होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो रोज़ होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नीचे आपको एग्ज़ाम्पल नज़र आ रही, देखें 1 2 3, ये एक मैट्रिक्स था, ठीक है। जैसे कि पीछे मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी एक मैट्रिक्स और उसका नाम आप ए लिख लें। तो इसी तरह से मैंने एक मैट्रिक्स लिया, उसको मैंने कैपिटल लेटर से लिखा है। अब उसके अंदर मैंने जो एंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल ये मैंने उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैंने एंट्रीज़ रख ली उसके अंदर। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कहना है कि 1 2 3 जो डाटा है ना, यहाँ पे आपने कहना सर ये वाला जो डाटा है ये है इसकी रो, 4 5 6 अनदर रो, 7 8 9 ये अनदर रो, ठीक है। तो ये आपके पास रो, ये मैंने साथ देखे मेंशन भी किया हुआ कि ये एक रो है, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं सर कि कॉलम क्या चीज़ होती है। कॉलम होता है, कहता है कि वो डाटा जो आपके पास वर्टिकल वे में पड़ा होता है उसका हम बोलते हैं कॉलम। तो वर्टिकल वे का मतलब ये है, ये देखें 1 4 7 ये एक कॉलम की शक्ल में है, 2 5 8 ये एक कॉलम की शक्ल में है, 3 6 9 ये एक कॉलम की शक्ल में है, ठीक है। तो ये मैं आपको नीचे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन पे आपको जो नज़र आ रही है नीचे, ये देखें जी आपके पास है कॉलम। कॉलम मैंने बताया अभी, ये जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है 2 4 6 एंड 1 ये एक कॉलम है, 1 0 5 2 ये अनदर कॉलम है, 3 9 8 7 ये एक अनदर कॉलम है, ठीक है। ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको अभी मैंने बी मैट्रिक्स जो लिखा उसके अंदर मैंने कॉलम्स बताए हैं कि इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। ऊपर मैंने जो एग्जांपल दी थी वो रो की दी थी, नीचे मैंने एग्जांपल जो है कॉलम के लिए अलग अलग आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है जी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जी अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। हमने देखा मैट्रिक्स, हमने देखा उसके अंदर रोज, हमने देखी उसके अंदर कॉलम्स। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है, हम कहेंगे कि जो एक मैट्रिक्स है ना उसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो होती हैं वो उसका क्या बता रही होती हैं, ऑर्डर बता रही होती हैं किसका, मैट्रिक्स का। जैसा कि ये मैंने लिखा हुआ आपके पास, रोज़ एंड कॉलम्स मैट्रिक्स स्पेसिफाई या टेल्स ऑर्डर। अब मैं कहता हूँ कि के मैट्रिक्स है हमारे पास जो, उसके अंदर m रोज़ हो जाएं और n कॉलम्स हो जाएं, ठीक है। तो m रोज़ और अगर n कॉलम्स उसके अंदर हो जाएं तो m और n वहाँ पे उसका ऑर्डर बताएंगे। कैसे बताएंगे, हम पहले नंबर ऑफ़ रोज़ को लिखेंगे m डैश बाय डैश और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स को n को लिखेंगे। तो m डैश बाय डैश n जो यहाँ पे ये उसका ऑर्डर बता रहे हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमारे पास एक k, तो k इज इक्वल टू दैट 1 2 3 0 4 5 6 1 7 8 9 2। तो इसके अंदर देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ हो गई हैं जी 3। अब हम कॉलम्स देखते हैं, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम एंड ये वाला फोर्थ कॉलम। तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो गए हैं 4। तो हम इसका ऑर्डर लिखने जाएँ अगर, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ थी 3 डैश बाय डैश, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स थे 4, तो 3 डैश बाय डैश 4, ठीक है। तो 3/4 हम इसको इसका ऑर्डर लिख सकते हैं अगर इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लिखें तो। ये एग्जांपल थी आपके पास। अब हम जाते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। जी अब हम सॉल्व करते हैं कि आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, एक्सरसाइज 1.1 का, वो अब हम देखते हैं। कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हम ऑर्डर फाइंड करेंगे इसका। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एक मैट्रिसेस है, ये आपकी स्क्रीन पे आपको जो नज़र आ रहा है।
तो ए इज़ इक्वल टू 2 3 -5 6, ये हमारे पास कुछ डाटा है। तो इसका ऑर्डर हम कहते हैं क्या बनेगा, इसका ऑर्डर ये बनेगा, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 2 चेक करें कितनी है, वो है 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है उसके अंदर, ठीक है। रोज़ कैसे 2 हुई, 2 और 3 ये फर्स्ट कॉलम, -5 और 6 ये सेकंड, सॉरी 2 और 3 फर्स्ट रो, -5 और 6 सेकंड रो, और 2 और -5 फर्स्ट कॉलम, 3 एंड 6 सेकंड कॉलम आ गया हमारे पास। तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हो गए, 2 और 2, तो 2/2 इसका मैंने ऑर्डर लिख दिया। सेकंड पार्ट है b इज़ इक्वल टू 2 0 फर्स्ट रो, 3 5 सेकंड रो, कॉलम्स कितने हो गए, इसके अंदर 2 रोज़ होगी, कॉलम्स अब देखते हैं 2 3 फर्स्ट कॉलम, 0 5 सेकंड कॉलम, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 2 और कॉलम्स भी 2, तो इसका ऑर्डर बन गया हमारे पास 2/2। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है वो है c इज़ इक्वल टू दैट 2 4। तो इसके अंदर अगर नंबर ऑफ़ रो देखी जाए तो वो कितनी है, नंबर ऑफ़ रो इसके अंदर है एक ही, ठीक है। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर देखना है तो कितने हैं, 2 एक कॉलम है, 4 भी एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो गए 2, तो 1-2 यानी 1/2 इसका ऑर्डर हो गया। डी को हम देखने जाते हैं तो डी इज़ इक्वल टू दैट 4 0 6, ये हमारे पास एक अनदर मैट्रिक्स है। तो अब हम यहाँ देखते हैं 4 एक रो है, 0 एक रो है, 6 एक रो है, तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ होगी 3। तो कॉलम्स को अगर देखें 4 0 6 इसके अंदर जस्ट 1 कॉलम है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, तो 3/1 इसका ऑर्डर बनेगा कि 3 इसमें रोज़ थी और 1 इसके अंदर कॉलम है। अब हम जाते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ और हम देखते हैं ई इज़ इक्वल टू दैट ADBECF। तो AD एक रो, BE सेकंड रो, CF थर्ड रो, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होगी, 3 रोज़ होगी। कॉलम्स देखें तो इसके अंदर ABC फर्स्ट कॉलम, DEF सेकंड कॉलम, तो इसके अंदर एक और दो इसके अंदर कॉलम हो गए हैं, 3 रोज़ थी 2 कॉलम हो गए, तो इसको हम लिखेंगे इसका ऑर्डर 3/2। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 जो अभी हमने आपकी स्क्रीन पे सॉल्व किया। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करने। पार्ट नंबर 6 में सिर्फ एक ही एंट्री है, वो है f इज़ इक्वल टू दैट 2, ये देखें आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर 2 मतलब है कि इसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 1/1। तो ये इसको हमने 1/1 इसलिए लिखा है कि इसका ऑर्डर कितना है, ठीक है जी। तो इसके अंदर हमारे पास है एक ही रो और एक ही कॉलम, तो इसका ऑर्डर बन गया 1/1। अब हम जाते हैं पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करने। इसमें है g इज़ इक्वल टू दैट समथिंग, ये एक एंट्रीज हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ होगी 3। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हो गए 3, तो इसका ऑर्डर बन गया 3/3। पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करने जाते हैं। h इज़ इक्वल टू समथिंग, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 1 एंड 2, तो नंबर ऑफ़ रोज़ होगी इसके अंदर 2, कॉलम्स देखें तो कितने बन गए 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स बन गए इसके अंदर 3, तो इसका ऑर्डर बन गया हमारे पास 2 एंड बाय 3, यानी 2 रोज़ थी और 3 कॉलम्स थे, ये 2/3 हमारे पास इसका ऑर्डर बन गया। अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, वो होगा इक्वल मैट्रिसेस क्या है। जो मैंने जैसे ही आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया है, पहले मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बता के, फिर मैंने रो के बारे में बता के, कॉलम के बारे में बता के, फिर मैंने ऑर्डर बताया। ऑर्डर मैंने इसलिए पहले बता दिया था कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होना था। अब आपको मैं बता रहा हूँ जी कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपकी बुक पे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। तो उसके लिए पहले मैं आपको इक्वल मैट्रिक्स समझाऊंगा कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। कहता है कि इक्वल मैट्रिक्स जो होता है उसको आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 मैट्रिक्स है ना, एक ए है एक बी है, तो उसको आपने जब लिखना है तो आप लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू बी, ये इक्वल मैट्रिक्स लिखने की निशानी है। दूसरी बात यह है कि आपके अंदर पास 2 कंडीशंस हैं। कहता है कि इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका मतलब उसने कंडीशंस लगा दी, जब ये दोनों ही पूरी होंगी तो आपका मैट्रिक्स जो होगा वो इक्वल मैट्रिक्स होगा, इसके अलावा आपका मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। पहली कंडीशन कौन सी, कहता है कि आपका ऑर्डर जो है मैट्रिक्स पहले का यानी ए का वो बराबर होगा सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होगा। सेकंड मैट्रिक्स कौन सा, बी जी, तो फिर ए का और बी का दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर हो तो फिर हम इसे इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी आमने सामने वाली एंट्रीज। जैसे आपके पास नीचे एग्जाम्पल है,
तो उसकी बात करूँगा। जैसे 1 और ये भी 1, ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है। पहले मैट्रिक्स की एंट्री 1, इसकी पहली एंट्री 1, तो ये आमने सामने वाली एंट्रीज। ये देखो 3, 2 + 1, ये भी 3, तो ये इक्वल भी हो रही साथ साथ। ये -4, ये -4, ये 2, ये 4 - 2 करो तो ये भी 2 बनता है। तो ये हमारे पास ए और बी के ऑर्डर भी सेम है, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो इसके अगर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखी हैं हमने तो वो भी सारी इक्वल्स हैं, तो इसलिए हम इसे इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि इक्वल मैट्रिक्स बताने हैं कि इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं उनमें। जी, तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपकी एक्सरसाइज 1.1 पे, उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो इक्वल हैं वो बताएं। जी, तो हम कहते हैं हमारे पास पहला मैट्रिक्स है एक ए। मैं इसके ए के साथ इसको पहले तो मैं इसका ऑर्डर चेक करता हूँ कितना ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर है मेरे पास जी 1/1। तो 1/1 वाले ऑर्डर वाले मैंने अभी मैट्रिक्स देखने हैं इन सभी के अंदर कि वो कौन कौन से हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पास ये वाला 1/1 का है। इसी तरह से मैंने कहा सी जो है मेरे पास 5 - 2 कर दो, वो भी 3 रह जाता है, तो वो भी 1/1 वाला आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास कोई और मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं है जो 1/1 वाला हो। ठीक है जी, तो हमने कहा कि इसका पहले तो ऑर्डर हो गया सेम। 5 - 2 कर दो, वो भी 3 बनता है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसका मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होगी, सेम। तो हम कह देंगे सर ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल मैट्रिक्स हैं, जैसे ए एंड सी आर इक्वल मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बी मैट्रिक्स को देखते हैं। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है जनाब 1/2, 1 रो है, 2 कॉलम्स है। डी भी देख लो, इसके अंदर भी 1 रो और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी सेम बी डी। इसके अंदर तीसरा मैट्रिक्स आप देखते हैं तो वो है आई 3 + 2। ये देखो इसके अंदर 3 + 2 कर दो, वो भी 5, एक एंट्री 5 मतलब कि एक ही एंट्री है ना, दो तो नहीं है ये वाली। तो 3 और 3 + 2, ये भी हमारे पास एक रो और इसके अंदर 2 कॉलम। तो बी डी एंड जो हमारे पास है आई, ये 3 मैट्रिक्स जो हैं इनका क्या आ गया, ऑर्डर सेम। अब हम इसके अंदर इनकी एंट्रीज देखते हैं। तो एंट्रीज हम देखने जाते हैं तो हम कहते हैं जनाब कि बी जो है उसके अंदर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये सेम नहीं है। तो डी हम इसके साथ पहली एंट्री फेल होगी, जिसका मतलब आगे वाली भी हम चेक नहीं करेंगे। तो पहली अगर फेल हो रहे हैं तो बाकी वाली चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 है। अब हमारे पास रह गया आई वाला, तो 3 और 3, तो ये दोनों क्या हो गई हैं, सेम। इसमें 5 है, इसमें 5 बन रहा है, 2 3 + 2, तो 5 और 5 ये भी क्या हो गई हैं, सेम। तो हम कह सकते हैं बी एंड आई आर इक्वल मैट्रिक्स। अब हमारे पास आ जाता है डी भी देख लिया, बी भी देख लिया, ए बी सी बी आई भी हमने देख लिया। अब हमारे पास रह गया ई एच जी एफ और जे, ये रह गए 1 2 3 4 और 5, ये मैट्रिक्स रह गए हमारे पास। अब हम जाते हैं, अब हम कहते हैं कि ई को चेक करते हैं पहले। ई के साथ किस किस की, ई के जो मैट्रिक्स है इसके अंदर ऑर्डर चेक करते हैं कितना है। वो ऑर्डर है हमारे पास, इसका ऑर्डर है 2/2, 4 0 6 2, 2 रोज होगी, 4 6 एंड 0 2 सेकेंड कॉलम हो गया। तो इसके अंदर 2 कॉलम और 2 रोज है, तो इसलिए इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2। इनके ऑर्डर्स तो हो गए हमारे पास जी सेम। अब हम चलते हैं कि इनके ऑर्डर्स तो सेम हो गए, ई एच और हमारे पास क्या था जे। अब हम इनके अंदर जो एंट्रीज हैं करस्पॉन्डिंग वो देखते हैं। 4, ये भी 4, 2 + 2 ये भी 4 बन जाएगा, 0 0 2 - 2 0, 6 6 2 + 4 ये भी 6, 2 2 2 + 0 ये भी 2 बन जाएगा। तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इनकी सेम हो गई हैं, ऑर्डर भी इनका सेम हो गया। तो हम कह सकते हैं सर ये वाले जो हैं ई एच और जे जो हैं ये तीनों इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है एफ़ और जी। एफ़ में देखो हमारे पास ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो, इसके अंदर 2 रोज होगी और 1 कॉलम हो गया। 3 - 1 करो तो ये भी एक एंट्री, 3 + 3 करो तो ये भी एक एंट्री, मतलब ये 2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, सॉरी 6 बन जाएगा, 3 + 3 6 बन जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड रो, तो ये हमारे पास एक ही इसके अंदर कॉलम आ जाएगा। तो इसके अंदर इसका और इसका ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया एफ और जी का, क्योंकि इसकी 2 रोज थी और एक कॉलम था 2/1, इसका ऑर्डर 2/1, तो सेम हो गया। अब हम इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखते हैं। 2 3 - 1 2 6 3 + 3 6, तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल मैट्रिसेस हो गए, एफ एंड जी आर इक्वल मैट्रिसेस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं।
जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। कहता है ए बी सी डी की तो वैल्यू फाइंड कर दो। यहाँ तक तो स्टेटमेंट समझ आ गई हमें। विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो कि आपकी मैट्रिक्स की इक्वेशन जो होगी उसको कहता है कि सही साबित करें। अब हम चलते हैं, दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, एक मैट्रिक्स पहला और सेकंड जो है, इनके ऑर्डर चेक करें तो इसके अंदर फर्स्ट रो सेकंड रो 2 रोज होगी, 2 कॉलम्स हो गए, तो ये 2 बाई 2 हो गया। इसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी हमारे पास 2 बाई 2 है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्डर इसका भी सेम हो गया। दोनों के ऑर्डर आगे सेम। अब हम चलते हैं इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखते हैं, वो देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स में हमारे पास तो था ना कि ऑर्डर भी चेक करें और उनके साथ में चेक करने हैं हमने क्या नाम था जी उसका, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में देखेंगे हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये तो दोनों इक्वल नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इनको इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लिया। इक्वेशंस की फॉर्म में हमने ऐसे लिखा कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको इसके इक्वल रखवा दिया हमने, इसको हमने इसके इक्वल रखवा दिया, यहाँ पे इसको हमने इसके इक्वल रखवा दिया, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, जैसे 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये मैंने 4 इक्वेशन बना ली, तो ये मेरे पास 4 इक्वेशंस बन गई हैं अब तक। अब इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, ए बी सी डी के आंसर निकालने हैं, फिर हमने वो जो आंसर निकलेंगे वो ला के इनमें पुट करके फिर हमने चेक करना, हाँ जी ये वाकया ही इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं। मतलब ये जो हमारे पास आंसर निकलेंगे वो सेटिस्फाई करेंगे इन इक्वेशंस को। ए और सी का जब आंसर मैं यहाँ पे ला के पुट करूँगा ना दोबारा, तो वो 0 ही बनना चाहिए। जब इनके ए और बी के पुट करूँगा तो -7 के इक्वल आना चाहिए। c माइनस 1 यानी यहाँ पे पुट करूँगा जब c की वैल्यू, तो वो 3 बनना चाहिए। यहाँ पे d की वैल्यू पुट करूँगा और यहाँ पे d की वैल्यू पुट करूँगा, दोनों साइडों पे जो आंसर होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल इधर भी अगर 2 है तो इधर भी 2 होगा, इधर 1 है इधर भी 1, तो दोनों साइडों के आंसर जो आएगा वो भी सेम ही आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसको। सॉल्व करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1 जो है, उसके अंदर देखो दोनों वेरिएबल्स है a और c। तो इनको तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे एक वैल्यू पहले पता होनी चाहिए। a और b ये भी मैंने सॉल्व कर सकता, इसमें मुझे कोई एक वैल्यू पता होनी चाहिए। c इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, c इसके अंदर निकल आएगा क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है। d और d ये भी सेम एक ही वेरिएबल है, तो ये भी सॉल्व हो सकता है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है। जी तो अभी तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। तो आप देखें हमारे पास है, मैंने इक्वेशन नंबर जो है 3 ली है सबसे पहले, जो c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 थी, ठीक है। तो इसके अंदर देखें हमारे पास -1 जो था लेफ्ट साइड पे वो क्या था, माइनस था, तो ये जब राइट साइड पे आया तो वो क्या बन गया, प्लस का बन गया। तो 3 + 1 वो क्या बन गया, 4 बन गया। तो c हमारे पास आ गया 4। ऐसे ही हम जो इक्वेशन नंबर c का मेरे पास आंसर निकल आया। अब मैं ऐसे ही इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करूँगा। इक्वेशन नंबर 4 जो है हमारे पास वो थी 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो 4d बड़ा है, 2d छोटा है। 2d को मैंने उठा के लेफ्ट साइड पे ले गया हूँ। 6 जो था मेरे पास एक कांस्टेंट था, इसको मैंने उठा के दूसरी साइड पे राइट साइड पे ले गया हूँ। 4d में से 2d मैंने माइनस किया तो मेरे पास बच गया 2d। तो 2d इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 6। तो इधर से मैंने 2 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया राइट साइड पे। जब डिवाइड हुआ तो 2 3 6, तो d इज इक्वल टू हमारे पास बच गया 3, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, c भी निकल गया, d भी निकल गया। अब मैं करूँगा कि पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर जब जाके उनको मैं पुट करूँगा c की वैल्यू को, तो वहाँ से मैं a का आंसर निकालूँगा। तो जी स्टूडेंट्स आप देखें हमारे पास इक्वेशन जो थी 1 वो थी a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, c का जो आंसर मैंने निकाला था वो पुट किया, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने +4 जो था वह दूसरी साइड पे ले गया, तो वो क्या बन गया, इधर आके राइट साइड पे -4 बन गया, ठीक है। एक आंसर निकला है हमारे पास। अब मैं देखता हूँ हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसके अंदर हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 से आंसर निकाला a का, वो ला के मैं पुट कर देता हूँ किसमें, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 बन जाएगा। तो -4 प्लस 2b इज इक्वल टू दैट -7, ये a की वैल्यू मैंने पुट की थी -4। तो -4 जो था ये उठा के मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल वाली साइड को एक साइड पे रखना है, तो 2b मैंने एक साइड पे रख ली यहाँ पे, -4 को उठा के मैं राइट साइड पे ले गया, -7 प्लस 4, तो ये हमारे पास बच गया -3। क्यों, क्योंकि हमारे पास -7 जो बड़ी वैल्यू थी उसके साथ माइनस था, तो माइनस आ गया 3 के साथ। b इज इक्वल टू दैट -3/2, कैसे, 2 यहाँ पे
मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो b इज इक्वल टू -3/2 आ गया। तो b इज इक्वल टू दैट -1.5 जो हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने बात की थी कि हमने इक्वेशंस जो है उनको भी सेटिस्फाई करना है, ठीक है। अब मैं आपको वो सॉल्व करके दिखाता हूँ कि हम उनको सेटिस्फाई कैसे करेंगे। अच्छा जी, देखें हमारे पास पहली इक्वेशन थी a प्लस सी इज इक्वल टू दैट 0। तो a हमारे पास क्या निकला है, a हमारे पास निकला है -4, c हमारे पास क्या निकला था +4 इज इक्वल टू 0। तो -4 + 0 + 4 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। ये मैंने पहली इक्वेशन आपके सामने सॉल्व कर दिया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन जो है वो भी आपके पास ऐसे ही आएगी, वो है जी a प्लस 2b इज इक्वल टू दैट -7। तो a का हमने क्या आंसर निकाला था -4, 2 आ जाएगा। b हमने क्या निकाला था अभी -3/2, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया -7। तो अभी -4 को उठा के मैं क्या करता हूँ, इस साइड पे ले आता हूँ, तो ये मेरे पास हो गया +4। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे -3 बच गया। तो यहाँ -7 + 4 करा तो ये -3, तो ये भी -3। तो मेरे पास ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है वो भी प्रूव हो गई है, ठीक है। अब मेरे पास है थर्ड इक्वेशन जी। थर्ड इक्वेशन क्या है जी, वो थी हमारे पास c -1 इज इक्वल टू दैट 3। तो c हमारे पास निकला था 4 -1 इज इक्वल टू दैट 3। तो यहाँ से -1 में उठा के इधर ले आता हूँ राइट साइड पे, तो ये मेरे पास बन गया +1, ये बन गया हमारे पास 4। तो इधर भी आ गया 4 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन भी ऐसे ही प्रूव हो गई है। अब हमारे पास रह गई है 4 इक्वेशन, वो आपके पास मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है जी। वो थी हमारे पास 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, ठीक है जी। तो d का हमने आंसर क्या निकाला था वो मैं यहाँ पुट करूँगा 4, d का आंसर मैं यहाँ पुट करूँगा -6 इज इक्वल टू 2, और d का आंसर मैं यहाँ पुट करूँगा आपके पास, ठीक है जी। तो d मेरे पास क्या था, वो था 3। तो 3 यहाँ पे भी 3, 4 3 ज़ा 12 -6 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। तो 12 - 6 6, ये भी 6, तो 6 इज इक्वल टू 6। तो ये मेरे पास प्रूव हो गया क्या कि ये सारी की सारी जो इक्वेशंस थी 4 की 4 वो चारों इक्वल आ गई हैं। जैसे मैंने पास पहली पुट में की 0 इज इक्वल टू 0, सेकंड में -3 इज इक्वल टू -3, 4 इज इक्वल टू 4, 6 इज इक्वल टू 6। तो ये चारों मेरे पास क्या हो गई हैं, प्रूव हो गई हैं। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही हम 1.2 सॉल्व करेंगे, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 इस चैप्टर को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और जितना मैथ मैं आपको समझाऊंगा वो इंशाल्लाह इसी मेथड से ही आपको मैं समझाऊंगा, इसी तरीके से समझाऊंगा। आपको सिंगल क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको समझ आएगी उसकी कि इसके अंदर हुआ क्या है, किया क्या है, पीछे इसकी वजह क्या थी और क्या क्या हमने करना है और क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने इसकी डेफिनेशंस बता के पहले मैंने इसका ऑर्डर जो है वो सॉल्व करवाया, फिर मैंने डेफिनेशंस बता के फिर मैंने इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बताया, और अब मैंने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें, मुझे बताएं कि क्या मैं आपके लिए इससे अच्छा और क्या कर सकता हूँ, और सीरीज़ कौन सी लेके आऊँ आपके लिए, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 कौन सी सीरीज़ लेके आऊँ। हाँ, चैप्टर अगर 10th क्लास के बच्चे अगर कोई देख रहा है यहाँ पे तो वो मुझे बताएं कि मैं 10th का कौन सा कोर्स स्टार्ट करूँ, मतलब चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी वो कहते हैं हम वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा।